11th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है अपना भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे भौतिक राशियों से। अपना जो फिजिक्स का स्टार्टिंग होता है वो भौतिक राशियों से ही होता है। 11th-12th में आप मैक्सिमम भौतिक राशियों के बारे में ही पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। अलग अलग जितनी भी तरह की भौतिक राशियाँ उन सब के बारे में हम 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी परिभाषा है वे राशियाँ जिनका आप मापन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके। ऐसी राशियाँ जिनको आप माप सकते हो। मापने का मतलब उसको मेजर कर सकते हो, उसका मापन आप कर सकते हो। तो जिनका भी आप मापन कर सकते हो वे सारी राशियाँ भौतिक राशियों में काउंट होगी। मतलब भौतिक राशियाँ हम उन्हीं को बोलेंगे जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हमारे सामने कई सारे नाम हैं जो हमने 9th-10th में भी पढ़े हैं कि किन किन को हम मापन कर सकते हैं। तो हम द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, लंबाई का मापन कर सकते हैं, हम समय का मापन कर सकते हैं, चाल का मापन कर सकते हैं, त्वरण का मापन कर सकते हैं, बल का मापन कर सकते हैं, कार्य का मापन कर सकते हैं, ऊर्जा का मापन कर सकते हैं। तो अनेक राशियाँ हैं ऐसी, कई सारे नाम आपने सुने होंगे। जिन जिनका आप मापन कर सकते हो वे सभी भौतिक राशियाँ कहलाएगी। तो भौतिक राशियाँ किन्हें कहेंगे हम? जिनका हम मापन कर सकते हैं वे सारी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाएगी। इनके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कई सारे उदाहरण और भी हैं जो हम 11th-12th में यही काम करेंगे, हम उन्हें ही पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया भौतिक राशियाँ। अब ये होती है दो प्रकार की। इसका एक प्रकार तो है मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं इनको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो दो तरह की होती है भौतिक राशियाँ, एक होती है मूल भौतिक राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। इसको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इनकी बात करते हैं कि करके। सबसे पहले मूल भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, स्वयं पर निर्भर करती है, आत्मनिर्भर होती है। आत्मनिर्भर का मतलब कि केवल खुद पे ही निर्भर करेगी, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करेगी। तो ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, ऐसी राशियों को हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियाँ। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की अगर हम बात करें तो ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है, अन्य राशियों पर निर्भर करती है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम कि मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, मूल भौतिक राशियों के उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको 7 नाम मिलेंगे। पहला नाम है द्रव्यमान, दूसरा नाम है लंबाई, तीसरा नाम है समय, धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 नाम मैंने लिखे हैं, 7 भौतिक राशियाँ मैंने लिखी, ये सातों भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल भौतिक राशियाँ है इसका मतलब कि ये सातों भौतिक राशियाँ अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। मूल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य मतलब मेन। मेन उसी को बोला जाएगा जो किसी पे निर्भर ना करे। जो निर्भर कर जाए वो मेन नहीं होता। तो इसी तरह से मूल फिजिक्स के अंदर जो मुख्य रहेगी या जो मूल मेन रहेगा वो रहेगी वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करेगी। जो मुख्य होता है वो किसी पे निर्भर नहीं करता। तो ये जो 7 राशियाँ हैं ये मूल भौतिक राशियाँ हैं और ये किसी भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान ना तो इन पे निर्भर करेगा न किसी और राशियों पर निर्भर करेगा। तो ऐसे ही ये सातों भौतिक राशियाँ न तो इन पर निर्भर करेगी न किसी और पे निर्भर करेगी। द्रव्यमान केवल खुद पे निर्भर करेगा द्रव्यमान पर, लंबाई केवल खुद पे निर्भर करेगी, बाकी ये किसी और पे निर्भर नहीं करेंगे। अब जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझें कि क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी पर निर्भर करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान ही ले लिया हमने कि 50 किलो उसका द्रव्यमान है। अब मान लेते हैं उसकी लंबाई पे वो देख लेते हैं वो निर्भर करता है या नहीं करता है, या समय पे निर्भर करता है, या धारा पे या ताप पे या प्रदीपन तीव्रता पे किसी और पे निर्भर करता है नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति 50 किलो का है और हमने उस पर 50 न्यूटन का बल लगा दिया, तो हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान बल पे निर्भर करता है नहीं करता है। तो 50 न्यूटन का बल लगाने के बाद 50 किलोग्राम का व्यक्ति 50 किलोग्राम का ही रहेगा, उसका द्रव्यमान में कोई बदलाव आएगा नहीं।
तो इस तरह से यहाँ पता चलता है कि द्रव्यमान बल पे निर्भर नहीं करता है। कोई भी वस्तु कितने भी द्रव्यमान की है, अगर आप उस पर कितने भी न्यूटन का बल लगाओ तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। धारा की अगर बात करें कि क्या द्रव्यमान धारा पे निर्भर करता है, तो किसी व्यक्ति को करंट लगने के बाद भी वो उतने ही द्रव्यमान का रहेगा जितने द्रव्यमान का वो पहले था। करंट लगने से पहले और करंट लगने के बाद उसके द्रव्यमान में कोई चेंज आएगा नहीं। अगर वो चाल पे बात करेंगे, क्या द्रव्यमान चाल पे निर्भर करता है, तो एक व्यक्ति विराम अवस्था में 50 किलोग्राम का, अगर वो किसी बाइक पे बैठ के जाता तो भी 50 का ही रहेगा, कार में बैठ के जाता तो भी 50 का रहेगा। तो चाल पे भी निर्भरता नहीं है। अगर हम बात करें द्रव्यमान की ताप पे निर्भरता हो, तो सुबह से लेकर शाम तक में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो हमारा द्रव्यमान उसके अनुसार चेंज नहीं होता। हमारा द्रव्यमान सुबह जितना रहता है शाम तक भी उतना ही रहता है, अगले दिन भी उतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान की निर्भरता ताप पे भी नहीं है। द्रव्यमान की निर्भरता समय पे भी नहीं है। सुबह अगर हमारा द्रव्यमान 50 किलो है तो शाम तक भी 50 किलो ही रहेगा। तो द्रव्यमान किसी पे निर्भर करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। तो द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। इसी तरह से लंबाई हो गया, समय हो गया। अब समय जैसे घड़ी जिस हिसाब से चल रही है, समय जिस हिसाब से चल रहा है चलता रहेगा, ना तो उसकी निर्भरता ताप पे जाएगी, ना धारा पे जाएगी, ना किसी और पे जाएगी। तो समय भी किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। इसी तरह से ये सातों की सातों भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, केवल ये खुद पे ही निर्भर करेगी, किसी अन्य पे निर्भर नहीं करेगी। तो ऐसी राशियों को हम बोलेंगे मूल भौतिक राशियाँ। केवल 7 नाम मिलेंगे आपको: द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 नाम मैंने लिखे, ये मूल भौतिक राशियाँ, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करेगी। अगर हम बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, तो ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है। अब निर्भर किस तरह से करती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ एक सूत्र लिखूँ क्षेत्रफल का ही, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक नॉर्मल सा सूत्र ले लिया हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल लंबाई पे और चौड़ाई पे निर्भर करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैं आपको एक कोई भी आकृति दे दूँ, इसकी ना आपको लंबाई बताऊँ ना चौड़ाई बताऊँ, और आपसे कहूँ इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसकी निर्भरता लंबाई, अब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता है। इसका मतलब क्षेत्रफल की निर्भरता किस पे चली गई? लंबाई और चौड़ाई पर। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई बदल दूँ, जैसे मैंने लंबाई 5 सेंटीमीटर ले ली, ये चौड़ाई मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी लंबाई 5 से 15 कर दूं और ये जो चौड़ाई है ये 2 से 4 कर दूं, तो अब इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, अब इसका क्षेत्रफल 60 हो जाएगा। तो इसी तरह से कि क्षेत्रफल की जो निर्भरता है वो लंबाई और चौड़ाई पर है। आप अगर लंबाई चौड़ाई बदल दोगे तो क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल मूल भौतिक राशि में नहीं काउंट होगा, ये निर्भर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए इसको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों में काउंट करेंगे, इसको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों में काउंट करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो व्युत्पन्न में एक शब्द है उत्पन्न, जो अन्य राशियों से उत्पन्न हो उसको हम व्युत्पन्न बोलेंगे, या जो अन्य राशियों पर निर्भर करे उसको हम व्युत्पन्न बोलेंगे। तो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है, इसलिए हमने इसको व्युत्पन्न भौतिक राशियों में काउंट किया है। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से हमें आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पे निर्भर करता हुआ नजर आ रहा है, तो आयतन भी व्युत्पन्न भौतिक राशियों में काउंट होगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन पे निर्भर कर रहा है। अगर मैं द्रव्यमान आयतन बदल दूँ, तो किसी भी वस्तु का अगर मैं द्रव्यमान आयतन बदल दूँ तो उसका घनत्व बदल जाएगा। तो घनत्व द्रव्यमान आयतन पे निर्भर करता है। चाल हो गया, चाल होता है दूरी बटा समय, तो चाल दूरी और समय पे निर्भर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब वो भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पे हमें निर्भर करती हुई नजर आ रही है और निर्भर करती भी है। इस वजह से इन सारी राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशियों में काउंट किया गया है। तो अगर हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण की बात करें तो इनके सारे उदाहरण वही रहेंगे। अगर आप इन 7 नाम को छोड़ देते हैं, इन 7 नाम को छोड़ के आप किसी भी भौतिक राशि का नाम व्युत्पन्न भौतिक राशियों में लिख सकते हैं। जैसे हमें बस ये 7 नाम नहीं लेने, इसके अलावा जितने भी नाम आएंगे, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, तो ये सारे नाम व्युत्पन्न भौतिक राशियों में काउंट होंगे। तो जितनी भी राशियां बची हैं इन 7 को छोड़कर, 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां बची हैं सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो हमने भौतिक राशि से स्टार्ट किया था कि वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहेंगे। कई सारे हमारे पास इसके उदाहरण हैं। 2 तरह की होगी, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां उन्हें बोलेंगे जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। 7 नाम है हमारे पास। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है। कई सारे उदाहरण इसके हमारे पास। अब बात करते हैं हम इसके अगले टॉपिक की। ये पहला चैप्टर है हमारा भौतिक जगत। तो इसका अगला टॉपिक जो है वो है मात्रक। मात्रक एक तरह से भौतिक राशि की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है उसका, भौतिक राशि की पहचान।
मात्रक हमें भौतिक राशि की पहचान करवाता है। जिस तरह से हमारा नाम हमारी पहचान कराता है, उसी तरह से मात्रक भौतिक राशि की पहचान कराता है। जैसे अगर मैं लिखूं 5 किलोग्राम, केवल अगर मैं संख्या लिखूं और आपसे पूछूं कि ये भौतिक राशि है या नहीं है, तो ये तो संख्या है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है। इसमें बस 5 लिखा हुआ है, 5 मतलब परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, तो ये तो केवल मात्रा है, क्वांटिटी है उसकी। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 किलोग्राम, तो आप इसे पहचान जाओगे कि ये द्रव्यमान है। अगर मैं लिख दूँ 5 मीटर, तो आप इसे पहचान जाओगे कि ये लंबाई है। मैं लिख दूँ 5 सेकंड, तो आप इसे पहचान जाओगे कि ये समय है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखने से क्या भौतिक राशि की पहचान कर पा रहे हैं हम। तो ये लिखने के बाद ही हम पहचान पाए 5 किलोग्राम। अब 5 तो सब में है, लेकिन पीछे ये जो हमने लिखा है किलोग्राम मीटर सेकंड, इनसे आप भौतिक राशि को पहचान पा रहे हो। जब मैंने किलोग्राम लिखा तो हम पहचान गए कि ये द्रव्यमान है, जब हमने मीटर लिखा तो हम पहचान गए कि ये लंबाई है, जब हमने सेकंड लिखा तो हम पहचान गए कि ये समय है। तो मात्रक क्या करता है, भौतिक राशि की पहचान करवाता है हमें। तो ये हो गया मात्रक की बात हुई है यहाँ पे कि मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक एक तरह से हमें भौतिक राशि की पहचान कराते हैं। अब अगर हम किसी भी एक भौतिक राशि को लें, जैसे मैं अगर मैं द्रव्यमान को लेता हूँ, तो द्रव्यमान के हमारे पास कई मात्रक है, किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है। समय की लंबाई की बात करें हम, तो लंबाई के हमारे पास कई मात्रक है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, इंच है। तो ऐसे एक ही भौतिक राशि के अनेक मात्रक होते हैं। तो उन मात्रकों को एक व्यवस्थित तरीके से जमाया गया है, और फिर एक नया नाम या अगला टॉपिक जो अपना रहेगा वो यह रहेगा मात्रक पद्धति। इनमें हमें मात्रकों के बारे में बताया गया है। जैसे एक ही राशि के अनेक मात्रक हैं, तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है। और मात्रक पद्धति में 3 मात्रक पद्धति तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टोटल 4 मात्रक पद्धति है फिजिक्स के अंदर, उसमें से 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला मात्रक पद्धति है MKS, दूसरा मात्रक पद्धति है CGS, और तीसरा मात्रक पद्धति है FPS। ये इनके नाम हैं। इन तीनों का पहला जो अक्षर है, इसका M, इसका C और इसका F, ये आपको दर्शाएंगे लंबाई के मात्रक को। इन सब का सेकंड जो अक्षर है, दूसरा अक्षर, ये दर्शाएंगे द्रव्यमान के मात्रक को। और इन सब का जो तीसरा अक्षर है वो दर्शाएंगे समय के मात्रक को। तो तीनों का पहला अक्षर तो लंबाई के मात्रक को दर्शाएगा, तीनों का दूसरा अक्षर द्रव्यमान के मात्रक को दर्शाएगा, और तीनों का तीसरा अक्षर समय के मात्रक को दर्शाएगा। इसमें पहला अक्षर है M से मुझे बनाना है लंबाई का मात्रक, तो M से लंबाई का मात्रक बनता है मीटर। दूसरा अक्षर जो है K, वो द्रव्यमान के मात्रक को, तो K से बनता है किलोग्राम। तीसरा जो अक्षर है वो है S दर्शाएगा समय का मात्रक, सेकंड। इसमें पहला अक्षर C, लंबाई का मात्रक, तो C से बनेगा सेंटीमीटर। G, द्रव्यमान का मात्रक, ग्राम। तीसरा S, समय का मात्रक, सेकंड। F, लंबाई का मात्रक, पहला अक्षर लंबाई के मात्रक को, तो F से बनेगा फीट या फुट। P से बनेगा सेकंड अक्षर द्रव्यमान का मात्रक, पाउंड। और तीसरा समय का मात्रक, सेकंड। तो ये 3 मात्रक पद्धतियाँ तो हमने यहाँ पे लिखी है, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, ये इसका नेम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। तो ये 3 पद्धति तो यहाँ पर हमने लिखी है। और इसमें से हम FPS पद्धति को बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर ही काम लेते हैं। हम ज़्यादातर MKS और CGS पद्धति ही काम में लेते हैं। और आपको पहचानना होता है, एक तो ये हमें काम में कैसे आती है वो भी हम चेक करेंगे कि किस तरह से हमारे मात्रक पद्धति का उपयोग है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिख दूँ 6.67 किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ मैंने एक कोई सा भी भौतिक राशि लिखा जिसका परिमाण भी लिखा मैंने 6.67 और उसका मात्रक भी लिखा। तो एक तो हमें पहचानने में आना चाहिए कि कौन सी मात्रक पद्धति में हमने ये लिखा है। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको किलोग्राम और मीटर नज़र आ रहा है। किलोग्राम और जो मीटर होते हैं वो MKS पद्धति है। तो ये कौन सी पद्धति में लिखे हुए हैं, MKS पद्धति में। और अगर मैं ऐसे लिखूँ 3.31 सेंटीमीटर प्रति ग्राम क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर ग्राम नज़र आ रहा होगा आपको, तो सेंटीमीटर और ग्राम CGS पद्धति में। तो एक तो हमें ये पहचानना होता है कि कौन सा मात्रक कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है, जो काफ़ी आसान है कि अगर आपको किलोग्राम मीटर में कुछ नज़र आए तो वो MKS पद्धति में है, और अगर सेंटीमीटर ग्राम में नज़र आए तो वो CGS पद्धति में। ये पद्धति हम काम में लेते ही नहीं है, समय का मात्रक सब में सेकेंड होता है। तो इस तरह से एक तो हमें ये काम करना है। इसके बाद ये हमें काम में कैसे आएंगे फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, तो जिसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे बल का एक सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर द्रव्यमान को दर्शाते हैं M से, त्वरण को दर्शाते हैं A से। अब यदि मान लो कोई सवाल आया फिजिक्स में कि M का मान हमें दे दिया 10 किलो
और ए का मान दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमारे पास सूत्र भी है F बराबर m है, और सूत्र में हमारे पास दोनों मान भी दे दिए हमें F बराबर, तो m का मान भी दे दिया हमें 10 और a का मान भी दे दिया। तो अब मैं अगर इस सूत्र के अंदर F बराबर m है, अगर मैं इसको हल करूं तो m का मान हो गया 10, a का मान हो गया 2 और हमारा आंसर आ गया 20। लेकिन ये सवाल गलत है, मतलब इसका आंसर गलत है। कारण कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपको एक नियम ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सवाल हल करोगे तो जितनी भी भौतिक राशियाँ आप सवाल में हल करने के लिए रखोगे वो सारी की सारी भौतिक राशियाँ एक ही मात्रक पद्धति में होना आवश्यक है। मतलब जितने भी मान आप रखोगे सारे के सारे एक ही मात्रक पद्धति में होने चाहिए। अगर हम यहाँ चेक करें तो 10 किलोग्राम एमकेएस पद्धति में आता है, तो ये वाला जो मान है ये तो हमें एमकेएस पद्धति में दिया हुआ है। इसको अगर हम चेक करें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर तो सीजीएस पद्धति में आता है, तो ये मान हमें सीजीएस में दिया हुआ है। अब आप सवाल को अगर डायरेक्ट कर देते हो, एक मान एमकेएस में है एक मान सीजीएस में, आपने हल करा तो आंसर आपका गलत आएगा। या तो आपको दोनों मान एमकेएस में लाने पड़ेंगे या दोनों मान आपको सीजीएस में लाने पड़ेंगे, या तो आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो या फिर आप इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर दो। तो ये नियम चलता रहेगा 11-12 जब तक भी आप पढ़ते रहोगे तब तक ये नियम चलता रहेगा कि जब भी आप सवाल करोगे तो सारे मात्रक एक ही पद्धति में होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अब या तो मैं इसको सीजीएस में बदल देता हूँ ताकि दोनों सीजीएस में हो जाएं, या फिर मैं इसको एमकेएस में बदल देता हूँ ताकि दोनों एमकेएस में हो जाएं। तो इसको एमकेएस में बदलना थोड़ा सा हमारे लिए भी कठिन होगा क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं इसके बारे में ज़्यादा, तो हमें इसको सीजीएस में बदलना पड़ेगा। मतलब ये एमकेएस पद्धति में है, इसको मुझे सीजीएस पद्धति में लाना पड़ेगा। अभी ये किलोग्राम में है, अब मैं इसको अगर सीजीएस पद्धति में लाता हूँ, सीजीएस पद्धति में लाने का मतलब कि मुझे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम से चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, और ये काफ़ी आसान है हमारे लिए कि 10 किलोग्राम को हम ग्राम में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो 10 किलोग्राम अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको 1000 से गुणा करूँगा और ये हो गया 10,000 ग्राम। अब ये भी सीजीएस पद्धति में आ गया, ग्राम सीजीएस में, ये भी सीजीएस में। अब हम सवाल को हल करें तो अब m का मान मैं 10 नहीं रखूँगा, सीजीएस पद्धति में रखूँगा, तो ये आंसर आएगा 10,000। a का मान है 2, तो ये आंसर आएगा हमारा 20,000। बल का मात्रक भी, अब दोनों मान आपने सीजीएस पद्धति में रखे हैं तो बल का जो मात्रक आएगा वो भी सीजीएस पद्धति में आएगा। तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। अगर मैं दोनों मान एमकेएस में रखता तो बल का मात्रक फिर मैं यहाँ न्यूटन लिखता। आंसर भी अगर आप दोनों मान एमकेएस में रखोगे तो आंसर भी एमकेएस में आएगा, और अगर आप दोनों मान सीजीएस में रखोगे तो आंसर भी सीजीएस में आएगा। तो इस तरह से ये पद्धतियाँ हमारे, ये जो मात्रक पद्धतियाँ हैं हमारे, ये हमारे सवालों में काम में आती है। और फिजिक्स में हमें सवाल करने ही हैं, और हर चैप्टर में आपको कई सारे सवाल मिलेंगे, और अधिकतर सवालों में ये होता है कि सारी भौतिक राशियाँ एक मात्रक पद्धति में नहीं मिलती, तो हमें फिर उसको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने 3 मात्रक पद्धतियाँ लिखी, काफ़ी आसान इनको याद करना, इनके नाम से इनका मतलब भी पता हो जाता है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति बोलते हैं। तो 3 पद्धति तो ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं हम चौथी पद्धति की, जिसका नाम है एसआई पद्धति। चौथी है एसआई पद्धति, और इसको पूरा नाम इसका बोलूँ मैं तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इस पद्धति में नया कुछ नहीं किया। इसमें क्या हुआ कि जैसे अलग अलग सभी देश हैं और अलग अलग सभी देशों की अलग अलग भाषाएं और अलग अलग मात्रक पद्धति। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में समय के अनेक मात्रक हैं। समय के मात्रक भारत में पहर भी चलता है, पल भी चलता है, इसके अलावा इसके अलावा घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, तो ये मात्रक भी चलते हैं। तो समय के हमारे देश में कई अनेक मात्रक हैं। ऐसे अलग अलग देशों में एक ही भौतिक राशि के अनेक अनेक मात्रक हैं और उनकी लैंग्वेज भी अलग है। अब अगर किसी देश ने कोई खोज करी और वो अपनी मात्रक पद्धति में कुछ हमें समझाना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक तो हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, दूसरा हमें उनकी मात्रक पद्धति नहीं आती, तो फिर हमें उनकी मात्रक पद्धति भी सीखनी पड़ेगी, फिर उन्होंने जो खोज की हमें वो भी सीखनी पड़ेगी। तो हमारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी कि हमें अलग अलग देशों की मात्रक पद्धतियाँ सीखनी होगी। तो सभी देशों ने मिलकर एक डिसीज़न लिया कि सभी एक ही जैसी मात्रक पद्धति उपयोग में लें, ताकि कोई भी देश अगर कोई खोज करता है तो वो उसी मात्रक पद्धति में समझाएगा जो उसने पढ़ी है या उसको जो पहले से आती है। तो इसीलिए एक नई पद्धति का उपयोग किया गया जिसे बोला गया एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसमें सभी देशों ने ये डिसीजन लिया है कि सभी एक ही मात्रक पद्धति को उपयोग में लेंगे। और एसआई पद्धति एक तरीके से एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब एमकेएस पद्धति में थोड़ा सा सुधार करके उसे एक नया नाम दे दिया एसआई पद्धति। तो एक तरह से जैसे अब सभी देश लंबाई का मात्रक मीटर ही उपयोग में लेंगे, चाहे वो कुछ भी डिस्कवर कर रहे हो, किसी भी देश में डिस्कवर हो रहा हो, लेकिन जब उन्हें
हमने लंबाई का मात्रक लेना होगा तो वो मीटर ही लेंगे, द्रव्यमान का मात्रक वो किलोग्राम ही लेंगे, समय का मात्रक वो सेकंड ही लेंगे। अपनी कोई भी मात्रक पद्धति अलग से उपयोग में नहीं लेंगे। तो ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय, इसके नाम से पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सभी देश इसी मात्रक पद्धति को उपयोग में लेते हैं और ये अलग से कोई पद्धति नहीं है। MKS पद्धति में ही थोड़ा सा सुधार करके उसको SI बोलेगा। तो आप MKS बोल दीजिए, SI पद्धति बोल दीजिए, ज़्यादा कोई खास अंतर दोनों में नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर बात करी मात्रक पद्धतियों की। अब हम बात करते हैं कि मात्रक बनाते कैसे हैं। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। पहली भौतिक राशि है क्षेत्रफल। इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं यहाँ कुछ नाम लिखता हूँ जिनके मात्रक आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे कि जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, चाप, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य, ये कुछ नाम लिखे मैंने। इन सभी नामों का जो मात्रक है वो मीटर रहेगा। ये सभी मीटर में, पहली बात तो ये सब भौतिक राशियाँ तो हम इसका मापन कर सकते हैं और इनका मापन मीटर में किया जाता है। तो जब भी आपको ये नाम नजर आए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, चाप, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य, तो आपको इन सब की जगह जो मात्रक काम में लेना है वो आपको मीटर काम में लेना। तो इन सब का मात्रक मीटर ही होता है। अब जैसे मुझे क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो इसका मात्रक निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ मुझे जो नाम नज़र आ रहा है मैं उसका मात्रक लिख दूंगा। मैं कौन सी पद्धति में लिखूंगा, तो मैं अभी तो MKS में लिख रहा हूँ, मैं आपको आगे बता दूंगा उसमें कि उसको अगर CGS में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब जैसे मैं लंबाई, जहाँ जो नाम नज़र आ रहा है उसका मात्रक लिखना आपको, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चिन्ह जो सूत्र में चल रहा है वही लगाना है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो ये मात्रक बन गया मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर आपको इसको CGS पद्धति में बोलना है तो आप मीटर को CGS पद्धति में क्या बोलते हो, तो मीटर को हम CGS पद्धति में सेंटीमीटर बोलते हैं, तो ये मात्रक बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो MKS पद्धति में मात्रक हो गया, या CGS पद्धति में हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें अगली भौतिक राशि तो वो है आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कोई सा भी एक सूत्र ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर मुझे लंबाई का लिखना मात्रक, यहाँ चौड़ाई का लिखना और यहाँ ऊंचाई का लिखना। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर होता है, ऊंचाई का भी मीटर होता है। तो आयतन का जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर क्यूब। अगली भौतिक राशि लेते हैं हम घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आपको सूत्र में जो भौतिक राशि नजर आ रही है उसका मात्रक लिखना है। सबसे पहले नजर आया हमें द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में होता है किलोग्राम, चिन्ह जो सूत्र में चल रहा है वही लगाना है। आयतन का मात्रक हमने अभी निकाला, मीटर क्यूब होता है, तो ये मीटर क्यूब। तो ये हमारा मात्रक आ गया किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आप मात्रक को इस तरह से भी बोल सकते हो, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, किलोग्राम और मीटर क्यूब को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो मीटर -3। तो ये घनत्व का मात्रक आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर ये CGS पद्धति में बोलना हो हमें तो हम किलोग्राम की जगह ग्राम बोल देंगे और मीटर की जगह सेंटीमीटर बोल देंगे। तो अगर मैं इसको CGS पद्धति में बोल के बताऊँ तो मैं इस तरह से बोलूँगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा घनत्व का मात्रक हो गया। हम बात करें चाल की, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी का अभी मैंने आपको यहाँ लिखा है कि दूरी आपको मीटर में नापनी है, तो दूरी का मात्रक रहेगा मीटर। समय का मात्रक होता है सेकंड। कोई सी भी पद्धति लो, समय का मात्रक तो सेकंड ही होता है। तो ये हमारा मात्रक बन गया मीटर बटा सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड -1। अगर हम बात करें वेग की, तो वेग का सूत्र होगा विस्थापन बटा समय। एक नॉर्मल सा सूत्र हम केवल मात्रक बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, फिर इसके आगे के चैप्टर में इनका सूत्र हम अच्छे से देखेंगे कि इनका वास्तविक सूत्र होता क्या है। सूत्र यही होता है, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा सुधार करके हम अच्छे से लिखते हैं इसको। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, विस्थापन भी इधर लिखा हुआ है। तो विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक फिर सेकंड। तो वेग और चाल दोनों के मात्रक सेम ही आएंगे, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड -1। दोनों के मात्रक सेम है, लेकिन दोनों राशियां एक नहीं हैं। मतलब यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि दो या ज़्यादा भौतिक राशियों के मात्रक एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो भौतिक राशियाँ एक जैसी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ हमने इतनी सारी भौतिक राशियाँ लिखी, सब अलग अलग हैं, लेकिन सबका मात्रक सेम है। तो कई सारी भौतिक राशियों का मात्रक एक जैसा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारी भौतिक राशियाँ एक ही हैं, वो अलग अलग ही होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर चाल और वेग का निकाल दिया। अगर अब मैं बात करूँ अगली भौतिक राशि की, तो अगली भौतिक राशि रहेगी हमारी त्वरण।
त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। इन सबके अच्छे से सूत्र हम बाद में लिखेंगे जब भी हम इसको चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो मैं मात्रक निकालने के हिसाब से सूत्र बता रहा हूँ। तो वेग बटा समय, अब हमारे पास वेग का मात्रक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, आप चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, आप चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, जिसमें आपको सुविधा हो आप वो रूप लिख सकते हो। ज़्यादा सही लिखना ये वाला होता है, बटे वाला, ताकि इसमें कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ मीटर बटा सेकंड में, ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हो। त्वरण के सूत्र में सबसे पहले नाम है वेग, तो यहाँ तो मैं वेग का मात्रक लिखूंगा और बटे में मैं समय का मात्रक लिखूंगा। तो वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये सेकंड नीचे उतरेगा तो ये बनेगा मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो मीटर सेकंड माइनस 2। सीजीएस पद्धति में इसी को आप बोलोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2। तो ये त्वरण हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली भौतिक राशि की, तो वो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक हमारे पास किलोग्राम है, त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला, कोई सा भी लिख सकते हो आप। मैं ये लिख देता हूँ मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक बन गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर, और सेकंड 2 को आप ऊपर लाओगे तो सेकंड माइनस 2। सीजीएस पद्धति में बोलोगे तो किलोग्राम को आपको ग्राम बोलना पड़ेगा, मीटर को आपको सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा। तो ये बल का मात्रक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कार्य के मात्रक की, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक हमने अभी निकाला, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये वाला लिखेंगे हम बटे वाला। तो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया बल का मात्रक। अब विस्थापन के मात्रक को मैंने अभी लिखा था उधर, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से मीटर गुणा होकर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सेकंड माइनस 2। तो ये कार्य का मात्रक हो गया। कार्य के बाद हम बात करें शक्ति की, शक्ति होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक तो ये रहा हमारे पास, ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो किलोग्राम, इसको मैं अगर सॉल्व करके लिखूं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर गुणा होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ये तो कार्य का मात्रक हो गया। समय का मात्रक होता है सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर नीचे उतरेगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड स्क्वायर गुणा होकर वो बनेगा सेकंड क्यूब। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बटे में सेकंड क्यूब आ जाएगा। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। तो ये शक्ति का मात्रक हो गया। इसी तरीके से हम अनेक भौतिक राशियां हैं हमारे पास और हम सबके मात्रक बना सकते हैं। मात्रकों को कभी याद नहीं किया जाता, मात्रक आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां हैं और आप कितने मात्रक याद करेंगे। तो मात्रकों को भी याद नहीं करना, आपको मात्रकों को आपको बनाना आना चाहिए और उसके लिए आपको बस सूत्र पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम पढ़ते जाते हैं, हमें सूत्र भी याद होते जाते हैं। तो शक्ति हो गया। शक्ति के बाद मैं बात करता हूँ दाब की। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर नीचे उतरेगा तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर यहाँ पहले से है, सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो दाब का मात्रक बना वो बना किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये दाब का मात्रक हो गया। कई राशियाँ ऐसी भी हैं जिनके मात्रक नहीं होते, तो उनमें ये होता है कि उनमें ऊपर और नीचे दोनों, मतलब अंश में और हर में भौतिक राशियाँ समान होती है, तो उनके मात्रक कैंसिल हो जाते हैं। एक दो उदाहरण हम उनके भी देख लेते हैं कि कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके मात्रक नहीं है। जैसे एक नाम है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो अगर हम भौतिक राशि की बात करें दोनों ही नामों में, यहाँ पे और यहाँ पे, तो पदार्थ का घनत्व, तो भौतिक राशि तो यहाँ घनत्व है और यहाँ पे भी घनत्व है। पदार्थ का घनत्व हो या जल का घनत्व हो, भौतिक राशि तो घनत्व ही होगी। तो मैं ऊपर भी घनत्व का मात्रक लिखूंगा, बटे में भी घनत्व का मात्रक लिखूंगा। घनत्व का मात्रक अभी हमने निकाला था, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब आया था, किलोग्राम। अब ऊपर भी घनत्व का मात्रक लिखना है, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। नीचे भी मुझे घनत्व का ही मात्रक लिखना है, तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। इससे पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो यहाँ हम 1 ना लिखकर इसको लिखेंगे मात्रकहीन। जिन राशियों के मात्रक नहीं होते उनको हम लिखते हैं मात्रकहीन। ऐसी एक राशि है हमारे पास,
कोण को भी अगर हम सूत्र के हिसाब से देखें तो चाप बटा त्रिज्या, तो चाप मीटर में मापा जाता है, त्रिज्या भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये भी मात्रकहीन आएगा। कोण खैर एक अलग भौतिक राशि है, पूरक राशि में काउंट होती है, इसका मात्रक होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे कोण के मात्रक की बात करें तो हम डिग्री होता है इसका मात्रक, पर इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसको पूरक राशियों में मान के अलग से पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने आपको सूत्र के हिसाब से इसका मात्रक निकाल के बता दिया कि इसका मात्रक नहीं होता है। तो कई भौतिक राशियाँ ऐसी भी हैं जिनके मात्रक नहीं होते हैं। कई भौतिक राशियाँ में कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे भी हैं, आपेक्षिक घनत्व हो गया, कोण हो गया, विकृति हो गया, आगे भी हमें कई नाम देखने को मिलेंगे जिनके मात्रक नहीं होते हैं। तो ऐसी कई सारी राशियाँ हैं हमारे पास, और मात्रक निकालने का यही तरीका रहेगा कि आप सूत्र लिखिए, सूत्र में जहाँ आपको जो भौतिक राशि आ रही है उसका मात्रक लिखिए, आप उसको हल कीजिए और लास्ट में जो भी है उसका मात्रक होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हमने मात्रकों की बात करी, मात्रक पद्धतियों की बात करी है, हमने भौतिक राशि की बात करी, कितने प्रकार की होती है ये बात करिए। मात्रकों के बाद हम बात करेंगे विमीय सूत्र की, तो इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विमीय सूत्र की।